वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं एयर पोल्यूशन पर, जो कि पिछली दो वीडियो से बात कर रहा हूं एयर पोल्यूशन पर एनवायरनमेंट की क्लास में। तो उसमें से कुछ पार्ट रह गया था, उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो रेस्पिरेबल जो पार्टिकल रूप में जो हमारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं उनके बारे में बात की थी। तो रेस्पिरेबल जो हमारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो होते हैं पीएम कण, जिन्हें हम किस में मापते हैं, पीएम में मापते हैं। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा, दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपको रेस्पिरेबल पार्टिकल के बारे में। जो श्वसन पार्टिकल होते हैं, श्वसन कण हैं, जो हमारे वायु के साथ मिलकर हमारे सांस के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। इनको मापते किसमें है, इनको पीएम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, पीएम में मापा जाता है। इनको पीएम में मापा जाता है। पीएम में मापते हैं तो क्या होता है, इनको पीएम में मापा जाता है। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर। दोस्तों, ये पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, जिनको हम अपनी सांस के साथ अंदर प्रवेश करने से नहीं रोक पाते हैं, उसके लिए क्या करता है, इसका कौन कौन से इसके जो पार्ट हैं, कौन कौन से कण के रूप में जो हमको अंदर लेते हैं, इफेक्टेड करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि इनका आकार PM10 से ज्यादा होता है, PM10 से ज्यादा इनका आकार होता है, तो हमारी सांस के साथ ये प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब, ये जो PM10+ वाले हैं, ये सिर्फ नाक में ही प्रवेश कर पाते हैं, नाक में ही प्रवेश कर पाते हैं। ये कहां पर, नाक में ही प्रवेश कर पाते हैं। कहने का मतलब आप लोगों को मैं थोड़ा सा सीरियसली बता दूं कि आप लोग जब कभी भी ये सर्दी सी महसूस करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे नाक में से कुछ गंदा गंदा सा पदार्थ निकलता है। क्या वो हमारे बॉडी में होता है गंदा पदार्थ? नहीं, गंदा पदार्थ तो नहीं, लेकिन नाक में से हमारे में से जो रिलीज होते हैं एंजाइम्स, जो हमारी आंख में से जो चिपचिपा पदार्थ आता है, वो क्या गंदा होता है? नहीं। वो गंदा किस कारण से होता है, वो इन्हीं कणों के कारण गंदा होता है, क्योंकि वो नाक में बने रहते हैं और उस चिपचिपे पदार्थ को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। तो ये नाक में ही रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं PM10- के बारे में बात करूं, जो पीएम कण जो हैं, जिनका आकार 10 से कम होता है, जिनका आकार क्या होता है, 10 से कम होता है, ये क्या करते हैं, ये जो है, ये तो नाक में ही रह जाते हैं और ये फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये जो है फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं।
कहां तक पहुंच जाते हैं? फेफड़ों तक। कौन से वाले? PM10- वाले। अगर मैं PM10- के बाद PM2.5 की बात करूं, किसकी बात करूं? PM2.5। जो PM2.5 हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। यही क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो क्यों होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना है स्ट्रक्चर को। मैं फेफड़ों का स्ट्रक्चर बनाता हूं और आपको बताता हूं ये किसको इफेक्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फेफड़ों का स्ट्रक्चर है कुछ इस भांति से होता है। समझने की कोशिश करना और ध्यान से देखना। ये कुछ इस प्रकार से होता है और यहां पर हमारा जो हार्ट बना होता है, हार्ट इस प्रकार से, ये हार्ट। जो ये फेफड़े हैं, ये जो फेफड़े हैं, इसकी बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? फेफड़ों की जो बेसिक यूनिट होती है उसे बोला जाता है एल्वियोलाई। क्या बोला जाता है? वायु कूपिका। तो ये जो है, ये तो हमारा हार्ट है। क्या है? ये हमारा हार्ट होता है इस जगह पर, क्योंकि ब्लड की सप्लाई करता है। ये जो एल्वियोलाई है वो कहां पर होती है? मेरा ध्यान से सुनिएगा। ये कहां पर होती हैं, मुझे ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाना चाहता हूं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, और ये जो सिगरेट पीते हैं उसका भी इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको भी जरा ध्यान से देखिए। एल्वियोलाई का वर्क क्या होता है? एल्वियोलाई जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। ब्लड को क्या करने का कार्य करता है? एल्वियोलाई हमारे ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? फिल्टर करने का कार्य करता है। इनकी संख्या मिलियंस में होती है। देखिए जरा दोस्तों, ये जो PM2.5 वाले जो कण हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो स्ट्रक्चर मैंने जो बनाकर तैयार किया है, किसका? लंग्स का, फेफड़ों का, यहां पर इस जगह पर लगभग छोटे छोटे कण के रूप में एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। छोटे छोटे रूप में जो क्या कार्य करते हैं, इनका वर्क होता है ओनली, केवल और केवल ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, मतलब ब्लड को फिल्टर करना और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रिलीज करना। ठीक है ना? तो ये जो पीएम पार्टिकल 2.1 व 2.5 वाले जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? रेस्पिरेबल, मतलब सांस के साथ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, यहां से जो एंटर करते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है?
वो एल्वियोलाई, जैसे कि एल्वियोलाई को क्या करते हैं, इसको चौक कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, इनको एल्वियोलाई को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, मतलब बिल्कुल इनका जो कार्य है ब्लड फिल्ट्रेशन करने का उसको रोक देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड जो है फिल्ट्रेट होने से बंद हो जाता है, और एल्वियोलाई जब चौक हो जाती हैं, ब्लड की मात्रा में, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, अंत में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का आप लोगों जरा ध्यान से देखेंगे कि उनका ब्लड को चेक किया जाता है, तो उनके ब्लड में जो ब्लड का कलर होता है ना, हल्के काले रंग के रूप में होता है। गहरा रंग मतलब कहने का मतलब ये है, उनका जो ब्लड होता है ना कुछ ज्यादा लाल होता है, गहरे लाल रंग का होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि सिगरेट पीने वाले व्यक्ति, इसलिए उनका रंग काला होता है, क्योंकि सिगरेट में ना जो टार बना होता है ना, टार, वो जो बेंजीन का बना होता है, किसका बना होता है, बेंजीन का बना हुआ टार होता है, वो टार जो है, जो कि एल्वियोलाई को क्या करता है, चौक कर देता है। क्या कर देता है, यहाँ पर जो एल्वियोलाई है उनको क्या करता है, चौक कर देता है, मतलब बंद कर देता है। इससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए सरकार जो है बार बार आदेश देती है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और लोग वहां मानते कहां हैं, उनको तो जुनून चढ़ा हुआ है, भाई वो तो लच्छे बनाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट में 2.5 का क्या है। अगर मैं इससे भी नीचे की अगर बात करूं, अगर पार्टिकल का रूप है PM2.1 सॉरी PM1, इसका अगर PM1 इसका आकार है, तो ये जो PM1 वाले हैं ना, ये जो है, ये PM1 वाले ये किस में घुल जाते हैं, ये हमारी सेल्स में घुलकर, किसमें, कोशिकाओं में घुलकर पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं। ये कोशिकाओं में, यानी कि सेल्स में घुल जाते हैं, और व्यक्ति को मोर इफेक्टेड कर देते हैं। समझ में आ गया आपको, PM पार्टिकल के रूप में। अच्छा, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई उपयोग नहीं किया, इनसे बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया है। क्या उठाया? गवर्नमेंट ने इसके लिए एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 लेकर आए। गवर्नमेंट इसके लिए कौन सा एक्ट लेके आए, मैं यहां लिख देता हूं। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके लिए एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 लेकर आए। सरकार इसके लिए कौन सा एक्ट लेके आई? एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, जिसे अगर हिंदी में बोलूं, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981
1981। अब ये अधिनियम तो लागू कर दिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इस अधिनियम के पीछे उद्देश्य क्या क्या रखे गए कि इसका उद्देश्य थे कि वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना, मेंटेन ऑफ एयर क्वालिटी। इसके जो उद्देश्य थे, लक्ष्य क्या क्या थे इसके जो लक्ष्य थे, मेंटेन एयर क्वालिटी। कहने का मतलब वायु की गुणवत्ता बनाए रखना, वायु की गुणवत्ता बनाए रखना, इसका एक लक्ष्य तो ये था। दूसरा लक्ष्य क्या था? दूसरा लक्ष्य था वायु प्रदूषण की पहचान करना, वायु प्रदूषण की पहचान करना, वायु प्रदूषण की पहचान के साथ साथ जो तीसरा लक्ष्य था इसका, वो था वायु के संरक्षण के लिए, वायु के संरक्षण के लिए, वायु के संरक्षण के लिए संगठन बनाना, संगठन बनाना। एक और लक्ष्य था, वो क्या था? वो था कि हर जगह जगह की वायु की जांच करना, हर जगह की वायु की जांच करना। इसके साथ ये उद्देश्य रखे गए, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट ने एक और अधिनियम पारित किया था। वो कौन सा अधिनियम था? वो जो है वो था जल प्रदूषण निवारण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। कहने का मतलब ये वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को भी उन्होंने 1974 में लागू किया था, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इससे पहले जल प्रदूषण नियंत्रण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 लागू किया था। जिसमें क्या था? उसमें वाटर की प्रदूषण की देखरेख करना था कि वाटर में कितना प्रदूषण है। तो इसमें क्या किया गया था कि इन दोनों अधिनियमों को मिलाकर सीपीसीबी अधिनियम बनाया गया, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 और वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। इन दोनों को मिलाकर सीपीसीबी एक्ट पारित किया गया। कौन सा? सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। यहां लिख सकता हूं मैं कि दोनों अधिनियमों को मिलाकर सीपीसीबी की स्थापना की गई। सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
अब ये सीपीसीबी जो है इसकी फुल फॉर्म आपको सीपीसीबी जो है मैं यहां लिख देता हूं सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। अब इसका जो इस अधिनियम का इसका जो बोर्ड का जो स्थापना मानी जाती है वो 1974 अधिनियम को आधार मानकर मानी जाती है। इसकी स्थापना की अगर बात करूं 1974 में, इसकी जो स्थापना थी कब हुई? 1974 में। क्यों? अभी हमने बोला था 1981 और इसको को मिलाकर बनाया गया, लेकिन इसके अधिनियम का 1969 इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो आधार है वो वाटर पॉल्यूशन अधिनियम वाले संरक्षण अधिनियम को माना जाता है, जिसको 1974 में लागू किया गया था। इसलिए इसका आधार 1974 अधिनियम को मानने के लिए ही इसकी स्थापना दिवस 1974 से लागू की गई। अच्छा, इसका जो है 1974 मानी गई, इसका कार्य क्या है? इसका ये जो है प्रदूषण से संबंधित कोई प्रदूषण हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, ठीक है ना, या प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, कोई भी पॉल्यूशन हो, ये जो है प्रदूषण से संबंधित कार्य करता है। प्रदूषण से संबंधित कार्यक्रम का संचालन कौन सा करता है? सीपीसीबी, जिसकी स्थापना 1974 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें एक पोल्यूटेंट और है जिसे बोला जाता है फ्लाइंग आइस, मतलब फ्लाइंग एस, उड़न राख। और वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि फ्लाइंग आइस एस किसे कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों की।